हेलो एवरीवन। तो आज का बिजनेस लॉ का टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर, by whom contracts must be performed, by whom joint promises must be performed, who can demand performance of joint promises। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स fulfilling of their respective legal obligations created under the contract by both the promisor and the promisee। तो promisor and the promisee क्या होता है? promisor जो promise करता है and promisee the person to whom the promise is made। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अगर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी अपना जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल कर दिया तब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है। आगे है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यूली परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू अ हैप्पी एंडिंग एंड नथिंग मोर रिमेन्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशंस रहता है वो ड्यूली परफॉर्म कर देते हैं दोनों पार्टीज यानी कि प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, तो कॉन्ट्रैक्ट का हैप्पी एंडिंग होता है एंड आगे में कुछ करने के लिए बचा नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से परफॉर्म हो जाता है। आगे है परफॉर्मेंस बाय ऑल द पार्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस इज द नॉर्मल एंड नेचुरल मोड ऑफ डिस्चार्जिंग और टर्मिनेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब दोनों पार्टीज परफॉर्म कर देते हैं अपना रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस या अपना रेस्पेक्टिव ड्यूटीज, तो ये एक नॉर्मल वे होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एंड होने में। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं नेचुरल मोड ऑफ डिस्चार्जिंग और टर्मिनेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज पूरा कर लेते हैं, अपना पूरा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर देते हैं, तब एक कॉन्ट्रैक्ट का नेचुरल मोड ऑफ एंडिंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस। Actual performance takes place when both the parties to a contract perform their respective promises, the liability of both the parties comes to an end and nothing remains to be performed in future by them। तो इसका मीनिंग भी देखिए सेम है जो हमने पढ़ा था पहले वाली स्लाइड में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें वही होता है बोथ द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, ठीक है, अपना रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अपना रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस उन लोग परफॉर्म करते हैं एंड उन लोग का जो लाइबिलिटी होता है दैट कम्स टू एन एंड एंड आगे में कुछ फिर फ्यूचर में बचा नहीं रहता है परफॉर्म करने को, कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाता है। तो ये होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। टेंडर का मतलब होता है ऑफर, ठीक है। When promisor offers performance of his obligation to the other party or to the promisee, it is called a tender of performance. It is the discretion of the promisee to accept the offer। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो promisor है, सपोज ए और बी है, ए प्रोमिसर है, ए प्रॉमिस कर रहा है बी को टू परफॉर्म, ठीक है, दैट आई विल परफॉर्म सम ड्यूटी, और प्रोमिसी है जो बी है, दूसरे लाइन में लिखा है इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रोमिसी टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो बाद में बी पे डिपेंड करता है, बी के पास फ्रीडम है टू डिसाइड वेदर आई विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। डिस्क्रेशन का मतलब होता है फ्रीडम टू मेक वंस ओन जजमेंट। तो यहाँ पे प्रोमिसी का है फ्रीडम टू मेक हिज और हर ओन जजमेंट वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। ये देखते हैं लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। तो पहला कह रहा है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि जो वैलिड टेंडर है उसमें कोई भी कंडीशंस एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। कंडीशंस मतलब जैसे कि ए डेटर है और बी क्रेडिटर है, तो ए बोल रहा है कि मैं आपको लोन तभी रीपे करूंगा जब आप अपना दुकान मुझे बेचोगे। तो ये क्या है, ये कंडीशन डाल रहा है, तो ये एक वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें कंडीशन है, और यहाँ पे कहा जा रहा है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। दूसरा है इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो एक वैलिड टेंडर जो है वो एक प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में ही होना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस नहीं है तब वो इनवैलिड होगा। प्रॉपर टाइम यानी कि रीजनेबल टाइम, जैसे कि वर्किंग आवर्स होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रात को आधी रात को हो रहा है परफॉर्म, तो वो गलत होगा। आगे है इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन,
यानी कि पूरा का पूरा इंटायर ऑब्लिगेशन परफॉर्म होना चाहिए। अगर बात हुआ है 100 केजीज ऑफ वीट डिलीवर करने का, तो ऐसा ना हो कि प्रोमिसर बोल रहा है परफॉर्मेंस के डे पे कि 80 केजीज ऑफ वीट ही डिलीवर होगा। तो ये गलत है, क्योंकि वो होल ऑब्लिगेशन जितना बात हुआ था वो पूरा परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये एक इनवैलिड टेंडर होगा। आगे है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, यानी कि जो प्रॉमिसी है अगर उसके पास गुड्स डिलीवर होगा तो उसके पास पूरा राइट है कि गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करे, वेरीफाई करे और देखे गुड्स सही से आया है या नहीं। अगर जो प्रॉमिसर है वो ये करने नहीं दिया, या तो गुड्स इस तरीके से पैकेजिंग किया हुआ उसका कि जो प्रॉमिसी है वो देख नहीं सकता, खोल नहीं सकता उस टाइम पे, तो ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, और उसी अकॉर्डिंग प्रॉमिसी रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसको अलाउ नहीं दिया जा रहा है इंस्पेक्ट करने के लिए, गुड्स वेरीफाई करने के लिए, तो उसके पास राइट है टू रिजेक्ट इट, क्योंकि वो एक इनवैलिड टेंडर होगा। आगे है इट मस्ट बी अ लीगल टेंडर मनी, यानी कि जो मनी टेंडर्ड होगा वो एग्जैक्ट मनी होना चाहिए सबसे पहले, और वो लीगल टेंडर मनी के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ओल्ड कॉइन्स के फॉर्म में है, या कुछ ऐसा पैसा जो चलता ना हो, जो अभी सर्कुलेशन में नहीं हो, ठीक है, इकोनॉमी के, तो वो देने से कोई फायदा नहीं है। तो ये होना चाहिए, या गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स, इस पे एक्सचेंज या इस पे डीलिंग नहीं होना चाहिए। अगर होना है तो वो एग्रीमेंट पहले ही हो जाएगा, तब ठीक है। ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस के डे पे पेमेंट के टाइम बोल रहा है कि नहीं मैं आपको कॉइन्स दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, तो ये गलत है। ये लीगल टेंडर मनी के फॉर्म में ही होना चाहिए। आगे इट मस्ट बी मेड टू एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस। तो ये जो वैलिड टेंडर है, वैलिड टेंडर पहले स्लाइड में हमने देखा था टेंडर क्या है, ऑफर, ठीक है। तो ये वैलिड टेंडर या वैलिड ऑफर तभी कहलाएगा जब एक कोई एक प्रॉमिस, ये प्रॉमिस यानी कि अगर ए है, ए को प्रॉमिस करना है बी एंड सी को, तो वो या तो बी को प्रॉमिस कर ऑफर बना सकता है, एक वैलिड टेंडर कर सकता है बी के साथ, या तो सी के साथ, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर के साथ करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड टेंडर। ये वैलिड टेंडर के लिए, लेकिन अगर जहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस का बात आए तो वो आपको दोनों ही प्रोमिस के साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों ही प्रोमिस के साथ, लेकिन फॉर अ टेंडर, फॉर अ ऑफर, वो इट कैन बी मेड टू एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिस, ठीक है। तो आगे है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। पहला है बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, बाय द प्रोमिसर और हिज एजेंट, बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पर्सन, और लास्ट है जॉइंट प्रोमिसर। ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो पहला देखते हैं बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, ठीक है। इन द केस ऑफ इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल, द प्रोमिसर मस्ट हिमसेल्फ परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ पिक्चर। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो प्रोमिसर है उसके पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, जैसे कि अगर ए और बी है, ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि आई विल पेंट अ पिक्चर फॉर यू, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उन लोगों के बीच में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ, तो यहाँ पे बी को पता है ए ही पेंट करेगा क्योंकि ए के पास वो स्किल है। ऐसा ना हो कि फिर बाद में हो कि ए का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है ये काम या ए का एजेंट कर रहा है, नहीं, तब वो इनवैलिड हो जाएगा। ए को ही परफॉर्म करना है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो according to section 40, if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. तो यहाँ पे सेक्शन 40 यही चीज स्टेट करता है कि प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना है अगर इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल। आगे है बाय द प्रोमिसर और हिज एजेंट। In the case of a contract of impersonal nature, example, a contract of sale of goods or a contract to lend a sum of money, the promisor himself or his agent may perform the contract. तो पहले वाले में था कि अगर वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड है तो प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना है, लेकिन सेकंड में सेक्शन 40 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है जो कि इम्पर्सनल है, वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं है, वो इम्पर्सनल है, तो
वो उसका प्रोमिसर का जो एजेंट है, ही और शी कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट टू लेंड अ सम ऑफ मनी। तो थर्ड है आपका बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, द लाइबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस falls on his legal representatives unless a contrary intention appears from the contract. सेक्शन 37 क्लॉज 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर प्रोमिसर का डेथ हो गया, इफ द प्रोमिसर डाइज, तो जो लाइबिलिटी है, जो प्रोमिसर का लाइबिलिटी है, वो शिफ्ट हो जाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्ररी इंटेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ अपियर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कोई भी ऐसा सिचुएशन मेंशन ना किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में जो कि ये जो सेंटेंस है उसको अपोज करता है, तब तक यही होगा, यही फॉलो होगा। अगर प्रोमिसर जो है वो उसका डेथ हो गया, तो जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पर यहाँ पे सेकंड पैरा में है, उसमें कुछ केसेस है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि अगर पेंट करना है तो वो पर्सनल स्किल पे इन्वॉल्व है, तो उस केस में अगर प्रोमिसर का डेथ हो गया तो वो लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे एंड हो जाएगा अगर प्रोमिसर का डेथ हो गया तो। और थर्ड में है कि द रूल ऑफ लॉ इज अ पर्सनल cause of action comes to an end with the death of the person concerned in the case of contracts not involving personal considerations। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पर्सनल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं है, जहाँ पे प्रोमिसर का परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, उस केस में द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। But the legal representative liability is limited to the estate of the deceased. In case of breach of contract, they are not personally liable. तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे सपोज शिफ्ट हो गया लाइबिलिटी, जो मेन प्रोमिसर है उसका डेथ हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अगर उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ तो जो भी लाइबिलिटी है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा, ठीक है, वो चला जाएगा जो डिसीज्ड पार्टनर है जिसका डेथ हो गया है उसके प्रॉपर्टी से लाइबल होगा वो चीज़। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही और शी विल नॉट बी पर्सनली लाइबल। फोर्थ है परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पर्सन। So section 41 lays down that if a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser। तो यहाँ पे है कि अगर promisee and promiser है एंड प्रोमिसी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ओके, इफ द प्रोमिसर यू विल नॉट पे मी द मनी, आई विल टेक इट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ठीक है, ये प्रोमिसी खुद ही एक्सेप्ट किया है। तो उसके बाद क्या है, दस वेयर द प्रोमिसी एक्सेप्टेड लेसर अमाउंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, इट वाज हेल्ड दैट ही कैन नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रोमिसर। तो बाद में अगर जो थर्ड पार्टी है वो प्रोमिसी को अगर 1 लाख देना है प्रोमिसर को, लेकिन जो प्रोमिसी है वो थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर ले कि ओके, अगर वो 1 लाख नहीं भी दिया, वो 80,000 भी दिया, तो आई एम ओके विद द थिंग, तो वैसे में उसको एक्सेप्ट कर लेना है विद फुल सेटिस्फैक्शन। और उसके बाद जो प्रोमिसर है वो उसको जाके नहीं बोल सकता कि यू हैव टू पे मी रेस्ट ऑफ द अमाउंट, या आपको पूरा पैसा देना है, वो नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे है अंडर दिस सेक्शन, performance of the promise by a stranger once accepted by the promisee discharges the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party। यहाँ पे है कि अगर प्रोमिसी एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी परफॉर्मेंस है वो थर्ड पार्टी करेगा, तो उसके बाद वो प्रोमिसर को नहीं बोल सकता वापस जाकर कि यू हैव टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है, प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा अपना लाइबिलिटी से, ठीक है। तो वही ये यहाँ पे कह रहा है कि परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पार्टी, देन द थर्ड पार्टी विल हैव टू परफॉर्म, और प्रोमिसर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने सारे ऑब्लिगेशन से। Fifth है performance by joint promisors. Section 42 lays down that when two or more persons have made a joint promise, the joint promisors should fulfill the promise jointly. If any of them dies, then his legal representatives must jointly with the surviving promisor fulfill the promise। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा प्रॉमिस है जहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर्स है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, उन लोग जॉइंट प्रॉमिस कर रहे हैं,
तो वो जॉइंटली परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। द जॉइंट प्रोमिसेस शुड फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली, जॉइंटली वो सारे प्रोमिसेस को परफॉर्म करना होगा। सपोज ए बी सी ने प्रॉमिस किया है डी को कि हम लोग तीनों मिलकर आपको 1 लाख रुपीज देंगे, तो वो तीनों को ही साथ में परफॉर्म करना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर एक ए सपोज ए का डेथ हो गया, ए डाइज, तो वैसे भी ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बी और सी के साथ मिलकर परफॉर्म करेगा अपना प्रॉमिस। यही है परफॉर्मेंस बाय जॉइंट प्रोमिसेस। सो अभी तक देखा हमने बाय whom कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो आगे देखेंगे बाय whom जॉइंट प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड। अगर जॉइंट प्रॉमिस किया हुआ है तो ये कौन परफॉर्म करेगा। पहला है ऑल प्रोमिसेस मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। Any one or more of joint promisors may be compelled to perform. Right of joint promisor to claim contribution, sharing of loss by default in contribution, effect of release of one joint promisor. पहले देखते हैं all promisors must jointly fulfill the promise. So, when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill the promise. When any one of the joint promisors dies, his legal representatives must jointly with the surviving promisor fulfill the promise. On the death of all the original promisors, the legal representatives of all of them jointly must fulfill the promise. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी प्रॉमिस है जो जॉइंटली किया हुआ है तो सारे प्रॉमिसर्स को जॉइंटली परफॉर्म करना है वो ऑब्लिगेशन, ठीक है। वो प्रॉमिस जॉइंटली परफॉर्म करना है। और ऐसा कुछ केस हुआ कि एक प्रॉमिसर का डेथ हो गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाकी प्रोमिसर के साथ मिलकर परफॉर्म करेगा। एंड इफ ऐसा केस हुआ कि सारा ही ओरिजिनल प्रोमिसर्स का डेथ हो गया तो उन सारे का जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जॉइंटली मिलकर फुलफिल करना है वो प्रॉमिस। दूसरा है एनी वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। When two or more persons make a joint promise, the promisee is entitled, in the absence of express agreement to a contrary, to compel any one or more of such joint promisors to perform the whole of the promise. तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग जॉइंट प्रॉमिस किए हैं तो जो प्रॉमिसी है अगर कोई एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है या जो प्रॉमिसर्स है वो वॉलंटरी अपना जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो प्रॉमिसी के पास राइट है कि उन लोगों को कंपेल करे कि कोई एक जन या एक से ज़्यादा अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी 3000, ठीक है। D may compel either A or B or C or all or any two of them to pay him 3000. तो सपोज 3000 है, A, B और C को पे करना है टू D, ठीक है। और यहाँ पे इन तीनों को जॉइंटली परफॉर्म करना है। लेकिन अगर उन लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा एग्रीमेंट में एक्सप्रेस एग्री यहाँ पे लिखा हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो कुछ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं है तो डी के पास राइट है टू कंपेल किसी को भी, या तो ए करो बी करो सी करो या तो कोई भी दो जन करो और मुझे मेरा पैसा दो, तो ये कंपेल कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एनी वन और मोर और जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड, ठीक है, मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म।
फोर्थ है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन contribution. If any one of the joint promisors makes a default in making contribution, if any, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. ये है सेक्शन 43 का पैरा 3 में. Example, if A is compelled to pay the whole and C is unable to pay anything, A is entitled to receive 1500 from B. If C estate is able to pay one half of his share, A is entitled to receive 500 from C's estate and 1250 from B. यहाँ पे है कि अगर एक सपोज ए बी एंड सी, वही सेम एग्जांपल, ठीक है, ए बी एंड सी तीनों को मिलकर 3000 रुपीज देना है डी को. एंड अगर कुछ ऐसा हुआ कि सी इज अनेबल टू पे, ठीक है, सी अगर नहीं दे सकता और ए अगर पूरा पैसा दे दिया है, लिखा हुआ इफ ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, एंड ए ने, जैसे पहले वाले एग्जांपल में भी ए ने पूरा 3000 दे दिया था, तो अब ये क्या करेगा, ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1500 फ्रॉम बी. क्योंकि सी नहीं दे पा रहा है तो ए बी से 1500 ले लेगा. 3000 डिवाइडेड बाई 2, 1500 ईच हो जाएगा ए और बी का, बिकॉज सी दे नहीं पा रहा है. लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि अगर सी दे सकता है, सी इफ सी स्टेट इज, सी का जो प्रॉपर्टी है वहां से अगर ए वन हाफ ऑफ शेयर ले सकता है, ठीक है, तो अगर वन हाफ ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा 500, ठीक है, तो 1000 देना था सी को, उसका हाफ हो गया 500. तो अगर सी केपेबल है 500 देने में अपने प्रॉपर्टी के ही हिस्से से, तो सी का पोर्शन हो गया 500 और 3000 में बचा क्या, 2500. फिर 2500 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वो ए एंड बी शेयर करेगा. तो फिर बी उस, अगर वैसा हुआ तो फिर बी देगा 1250, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट ए और बी में शेयर होगा. तो उसी में होता है कि शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन. आगे है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. In case of joint promise, if one of the joint promisors is released from his liability by the promisee, his liability to the promisee ceases, but this does not discharge the other joint promisors from their liability. Neither does it free the joint promisor so released from his liability to contribute to the other joint promisors. ये है सेक्शन 44 में. तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. A, B and C took a joint loan from X for rupees 3000 and decided to share equally. X releases A from his liability and sues B and C for payment. Here, neither B nor C is released from their liability to X. Also, A is liable to pay to B and C for contribution. Thus, B and C can claim 1000 each from A. तो यहाँ पे है कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. तो अगर ए बी एंड सी तीनों मिलकर प्रॉमिस किया है एक्स को कि उन लोग को 6000 देना है, यानी कि 2000 ईच, ठीक है ना, 6000 डिवाइडेड बाई 3, तीनों को 2000 ईच अगर देना है, इक्वली देना है. और एक्स बाद में क्या बोला, यहाँ पे लिखा है एक्स रिलीजेस ए फ्रॉम हिज लाइबिलिटी. एक्स बोला कि ए तुमको देने का जरूरत नहीं है, तुम मत दो, बी एंड सी विल पे मी माई मनी, ठीक है, मेरा जितना भी पैसा लोन लिया है बी एंड सी देगा. तो ठीक है, बी और सी देगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, वो इक्वली शेयर होना था, है ना, ए बी एंड सी, वो 6000 लोन था, तो ऐसा ना हो ए ना रिलीज हुआ है अपने लाइबिलिटी से, बी और सी ए का पैसा क्यों दे, बी और सी को देना था 2000 ही ईच. लेकिन अगर एक्स ए को रिलीज कर दिया तो बी और सी 2000 ही देगा. एंड अगर बी और सी 2000 के बदले 3000 दिया ईच और 6000 कंप्लीट दिया, तो बी एंड सी के पास राइट है ए से क्लेम करने का 1000 ईच, ठीक है, क्योंकि वो लोग 1000 एक्स्ट्रा दिया ए को. तो वही है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. अगर एक जॉइंट प्रोमिसर रिलीज हो गया, तो वो रिलीज हो गया लेकिन लाइबिलिटी उस पर भी शेयर्ड था पहले, ठीक है, तो वो बाकी के प्रोमिसर वो क्लेम कर सकते हैं उस प्रोमिसर से. आगे है हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस. ये है सेक्शन 45 में. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड टू सेवरल promises persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests
with all the promisees jointly and a single promisee cannot demand performance. तो यहाँ पे हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, ठीक है। तो मतलब अगर प्रोमिसर है ए एंड प्रोमिसेस है दो, ठीक है, ए प्रॉमिस कर रहा है बी एंड सी दोनों को, तो यहाँ पे है कि ऐसे टाइम पे कि जो सारे प्रोमिसेस है उन लोग को ही डिमांड करना होगा परफॉर्मेंस का। ऐसा ना हो कि बी बोले कि तुम परफॉर्म कर दो अपना प्रॉमिस, तुमको 5,000 देना था तुम दे दो। ऐसा नहीं है, बी और सी दोनों का मर्जी होना चाहिए तभी होगा। इसलिए द प्रोमिसेस जॉइंटली and not a single promisee cannot and a single promisee cannot demand performance, ठीक है। फिर है when any one of the promisees dies, the right to claim performance rests with the legal representatives of such deceased person jointly with the surviving promisees। तो यहाँ पे भी जैसे प्रोमिसर का ड्यूटी था, यहाँ प्रोमिसेस पे भी वही है। अगर ए प्रॉमिस किया है बी और सी को, बी और सी में सी अगर इफ सी डाइज, सी का डेथ हो गया, तो यहाँ पे बी के साथ जो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग दोनों को अपना जो परफॉर्मेंस है वो क्लेम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसेस, ठीक है। दोनों को साथ में परफॉर्म करना होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड द सर्वाइविंग प्रोमिसी। लास्ट है इसमें when all the promisees are dead, the right to claim performance rests with the legal representatives of all jointly। अगर सारा promisees का डेथ हो गया, ए प्रॉमिस किया है बी और डी को, बी एंड डी दोनों का ही डेथ हो गया, तो अब ए को कौन बोलेगा परफॉर्म करने के लिए, अपना डिमांड कौन करेगा दैट यू हैव टू परफॉर्म योर प्रॉमिस, वो डिमांड करेगा बी और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। उन लोग दोनों मिलकर डिमांड करेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। बाकी का टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।